अयोध्या में श्री राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर के निर्माण का काम तेज हो गया है। शिखर की पहली परत बनकर अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। एक दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शिखर निर्माण की प्रगति दर्शाती तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें श्री राम मंदिर के शिखर निर्माण में पत्थरों की पहली परत का काम पूरा हो जाने की है। श्री राम ट्रस्ट ने मुख्य शिखर के निर्माण में पत्थरों की पहली परत का काम पूरा होने पर ये तस्वीरें जारी की हैं। इसे सोमपुरा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। दरअसल नागर शैली में बनने वाले मंदिर में शिखर निर्माण भी उसी शैली का यानी पिरामिड के आकार का होगा, जिसे सोमपुरा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है, जो पहले ही ट्रस्ट ने फाइनल कर दिया था। पूरे मंदिर के शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट है। शिखर के निर्माण में कम से कम 120 दिन का समय लगेगा। शिखर पर धर्म ध्वज भी होगा। राम मंदिर आने वालों को जल्द ही राम दरबार के भी दर्शन होंगे। अगले साल होली से पहले प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट की माने तो राम दरबार के डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। राम दरबार संगमरमर का होगा। राम दरबार अपने पूर्ण रूप में होगा, जिसमें राम, सीता, तीनों भाई और हनुमान जी की मूर्ति होगी। हालांकि मंदिर के पूरे भवन के निर्माण का काम पूरा होने में तय समय से 2 महीने का समय ज्यादा लगेगा। मंदिर के परकोटे और सप्त मंडप का काम भी साथ में चल रहा है। मुख्य भवन के अलावा लैंडस्केपिंग का काम भी किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरा हो गया है। साथ ही प्रथम तल का निर्माण करीब 90% पूरा हो गया है। शिल्पी सेन, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। आज एकादशी लगने से पहले सुबह दशमी तिथि पर दिल्ली के कालीबाड़ी में महिलाओं ने सिंदूर खेला की परंपरा के साथ मां की विदाई की। महिलाओं ने पहले मां को सिंदूर अर्पित किया और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला और माता रानी से अपने पति की लंबी आयु की कामना की। हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा ने सिंदूर खेला रस्म के दौरान महिलाओं से बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। सिंदूर का लाल रंग पहले माँ को अर्पित करना है, फिर उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाना है। यही है परंपरा और फिर उसके बाद माँ की विदाई का समय आता है। अच्छा, हम शुरुआत करें उससे पहले उलूल एक बार। अच्छा, इसके पीछे क्या परंपरा है? उलूल क्यों? माँ को वेलकम करने के लिए। हाँ, ये शुभ ध्वनि है खुशी के। ये शंख और उलू जो है ना, हमारे बंगाली परंपरा में कुछ भी शुभ काम हो, शादी हो, पूजा हो, ये शंख और उलू बजता ही बजता है। जी बोले, जब दुर्गा माता ने महिषासुर का वध करके हुआ, उसके बाद से हम लोग दशहरा मनाते, सब सिंदूर एक दूसरे को सब सिंदूर देके ये हम लोग करते उलूध्वनि शंख से। मम्मी मायके में आए थे, इसके बाद चली जाते, फिर ससुराल जब जाते तब हम लोग सिंदूर खेल के उनको विदाई करते। और उलूल के हाँ, उलू के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, अभी वाले जनरेशन जैसे ये वो ये सब करते, ये है ट्रेडिशनल। उलू बोल के उनको वेलकम किया जाता है। हाँ, उलू ध्वनि ऐसे ही होता है कि हम वेलकम करते हैं माँ दुर्गा को, और वो जो बोल रहे हैं ना मॉडर्नाइज जो है, हम लोग ट्रेडिशनल वे में उलू ध्वनि और शंकर ध्वनि करके माँ को वेलकम करते हैं। ये सीखना पड़ता है, मैंने बड़ी कोशिश की, नहीं हो पाया मेरे से। प्रैक्टिस करो। हेलो, ये उलू ध्वनि। सब लोग हैं रेड एंड व्हाइट में, जो कहा जाता है आज माँ का रंग है। आप सिंदूर खेल के आए ग्रीन में, ऐसा क्या है? ग्रीन कलर मुझे पसंद है, पर माँ को पसंद है व्हाइट एंड रेड। पर माँ कहती है आपको खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए, सीधा सा फंडा है। आप ये बताइए, क्या कुछ परंपरा है इससे जुड़ी? माँ का पसंद का रंग है बस, और प्लस सिंदूर इज सुहाग का, इसलिए सिंदूर खेलते हैं। माँ सुहाग
सबका अच्छे से रखे। बहुत सुंदर लगता है व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन। लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, मैरिड लेडीज और भी सुंदर हो जाती हैं। आज के दिन का आपको कितना बहुत इंतजार रहता है, साल भर इंतजार करते हैं। सवाल एक था, हर जगह से जवाब आया। आज का दिन जो है हमारे लिए दुख है। वैसे तो देखिए कहा जाता है कि मैरिड वुमेन के लिए होता है सिंदूर खेला, लेकिन अनमैरिड भी पार्टिसिपेट मैरिड ना, टू बी मैरिड। अनमैरिड के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं। देखिए दो लेडीज और आ गई हैं। थैंक यू। अच्छा आप आइए, हो गया सिंदूर खेला, माँ को सिंदूर। हाँ जी, इतना क्रेज आज के दिन, बहुत ज्यादा, वेरी मच। आपको वो उलूल गाना नहीं, मुझे नहीं आता। आज आप सीख के जाइएगा इनसे, ये सब लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। ये आज की जनरेशन की जो आप बात कर रहे थे ना, तो मैंने कल देखा था यहाँ पे धुनूची नृत्य बहुत ज्यादा हो रहा था, और उसका मकसद ये था कि आज की जनरेशन को जोड़ के रखना। तो ये भी आपको आज सिखा देना चाहिए सबको। आप कहाँ से आए? मैं एक्चुअली करोल बाग से यहाँ पे आई हूँ। हाँ जी। एक्चुअली मेरे नाना का घर बंगाल में है, सो काफी ज्यादा बंगाली कल्चर से मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो स्पेशली ये सिंदूर खेला के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बातें तो बहुत सारी हो गई, कोई गाना वाना गाता है यहाँ पे, कोई संगीत? वाराणसी बहुत अच्छा गाना गाता है। अरे सब मिलके ढाके ताले चलो सब मिलकर करो। ढाके ताले खुशी से बोल ढोल ढाके ताले की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। आस्ते बच्चों आबार हबे, आस्ते बच्चों आबार हबे, आस्ते बच्चों आबार हबे। अच्छा, अभी आप लोग विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं, सिंदूर खेला के बाद विसर्जन होगा, तो कितने बजे शुरुआत होगी, क्या कुछ उसमें होने वाला है? 1 बजे से शुरू होगा। जब विसर्जन करके आएंगे ना, तब और एक फंक्शन मीन्स सब बैठेंगे, शांति जल देंगे सबके ऊपर। पुरोहित मशाई जो है ना मंदिर का, फिर सब एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, गले मिलेंगे, हैप्पी विजय बोलेंगे। हम लोग बंगाली में बोलते हैं विजयादशमी, शुभ विजय। ये सिंदूर खेला के साथ में मुंह पे मिठाई भी देना पड़ता है, क्योंकि हाथ हमारा मुंह मिठाई के दिन होता है, सबको मिठाई। अच्छा माँ, आप जा रही हैं तो कैसा ये पल है, आप लोग की फीलिंग्स क्या है, आप सभी एक एक करके बताइए। माँ जा रहे हैं, माँ तो दुख की बात है, माँ जा रहे हैं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इस दिन के लिए फिर से। दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, फिर 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत दुख होता है, लेकिन एक खुशी ये भी होती है कि जितने खुशी इतने दिनों में हमने बटोरे हैं ना, उसी से अगले साल के लिए इंतजार करना। 4 दिन की खुशी, देखिए कितनी खूबसूरती है हमारे इस कल्चर की, संस्कृति की, कि ये 4 दिन की खुशी आपको पूरे साल इतना ज्यादा पॉजिटिविटी से भर जाती है कि आप वो 4 दिन जी लेते हैं। आप उस 4 दिन में पूरा साल 1 साल का पूरा साल सब मिलजुल के हम लोग 1 साल का सारे कुछ नहीं जानते, उनसे भी उस वक्त दोस्ती हो जाती है। हमसे आपकी बिल्कुल एकदम इम्प्रेसिव। आप अलवर से आई हैं? टाउन इज कोलकाता, आई कैन गो देयर, बट नहीं, लास्ट ईयर मैंने इधर आया, तो उसके बाद से मैं इधर ही जाऊंगी। और ये मेरी मासी जी है। कालीबाड़ी की खास बात क्या है? मतलब मैं देख रही हूँ दिल्ली से लोग, पूरे दिल्ली से। और सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं, छोटे छोटे जो पूजा होती है ना, उसमें भी कहाँ द्वारका, कहाँ गुड़गांव से सब आते हैं। इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। और 1 महीना से यहाँ फंक्शन होती है, और हम फंक्शन देखने के लिए आते हैं, और बहुत ही पूजा के टाइम में, और इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर जगन्नाथी पूजा, अन्नपूर्णा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, ये कालीबाड़ी का यही सब पूरा है। पूरा एवरीथिंग 12 महीना 13 पूजा, ठीक है। महीना में 13 12 महीने में 13 पार्वण बोला। तो इसीलिए बड़ा अच्छा अब आपने बातें तो बहुत कर ली। अब यहाँ से सब जगह से ये डिमांड आई थी कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी और आप अच्छा गाती हैं, हमें एक बंगाली गीत सुना दीजिए। कौन सा? दुर्गा पूजा का? दुर्गा पूजा नहीं, दूसरा गाना सुनाना देखते। ঢাকে তালা না, আমি এখনই তো করলাম। আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন,
ঝড়ো 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 ঝরেছে, তোমাকে আমার মনে পড়েছে, তোমাকে আমার মনে পড়েছে। আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন। इसके बाद हम 1 साल बाद मिलने वाले हैं। लिरिक्स याद नहीं है। দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। দেবী দুর্গে লা 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 দুর্গে দুর্গে আসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। बहुत खूबसूरत। आप में से कोई और भी कुछ गाना चाह रहा था? एक गाना गाना चाह रहे थे। हाँ, বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো যে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। चारों धाम यात्रा समापन की ओर है। चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख अब निकलकर सामने आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे और केदारनाथ के पट 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 2 और 3 नवंबर को बंद होंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चार धाम का समापन अब करीब आ रहा है, क्योंकि शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद करने की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस बार चारों धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए जुट रहे हैं। हालांकि भीड़ के चलते कई श्रद्धालुओं को आधे रास्ते लौटना पड़ा था। ऐसे में अगर वो चारों धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये जान लें कि चारों धाम के कपाट जल्द बंद होने वाले हैं। इस कड़ी में बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर 2024 रात्रि 9:07 पर बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे। दिवाली और भाई दूज का त्योहार आने के बाद आमतौर पर ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में चारों धामों के ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ठंड और भी चरम सीमा पर रहती है। इन सभी धामों तक पहुँचने का रास्ता भी काफी कठिन है, जहाँ पहुँचना ठंड के समय और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुँचते हैं, उतनी ही ठंड की वजह से उतनी ही सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। वहीं सुविधाएं न मिलने की वजह से लोगों को मदद मिलने में भी परेशानी होती है। ठंड के समय इन जगहों पर भारी बर्फबारी भी रहती है, इसलिए इस समय पट यानी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान चार धामों के मुख्य मंदिरों के भक्तों का आना बंद हो जाता है, लेकिन इन धामों से जुड़ी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होती। भक्त शीतकाल में धामों के देवी देवताओं के शीतकालीन निवास स्थानों पर जाकर पूजन करते हैं। बद्रीनाथ के कमल नयन सिलौड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के साथ साथ देश विदेश के पर्यटक यहां पर आकर खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। कौसानी इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार है। त्योहार शुरू होते ही यहां सैलानियों का तांता लग जाता है। यहां के खुशनुमा मौसम के चलते यहां की होटल्स कारोबारी के चेहरे पर मुस्कान है। ये बारिश के बाद और निखरे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले कौसानी की तस्वीर है, जो इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है।
उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी नवरात्र के दौरान देशी पर्यटकों से गुलजार रहा। 30 नवंबर से ही यहां होटल और रेस्टोरेंट में 50% बुकिंग थी। और वहीं बारिश होने के बाद कौसानी के श्रृंगार में 4 चांद लगे हुए हैं। सैलानी यहां ठंडी हवा और सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद लेने आते हैं। साफ मौसम में तो यहां से सूर्योदय के समय हिमालय दर्शन होते हैं। अच्छा फ्लो यहाँ पर पर्यटकों का करेगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे पर्यटक आएंगे। उसके बाद गुजराती पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे और मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना हुआ है। हिमालय बहुत जो यहाँ पर हिमालय की जो श्रृंखला है बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही मौसम भी जो होता है कि जिसमें पूरी हिमालय की जो क्लियर बेल्ट हमें दिखती है, क्योंकि समर में जो है हिमालय में धुंध होने के कारण हिमालय नहीं दिख पाता, लेकिन अभी जो है क्लियर हिमालय यहाँ पर दिखता है। मौसम बहुत अच्छा सुहाना है, धूप भी बहुत अच्छी है, तो पर्यटकों के लिए सभी के लिए एक अच्छा मौसम यहाँ पर घूमने के लिए कौसानी के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया है। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ प्रकृति से सब कुछ न्यौछावर किया गया है। दीपावली के दौरान यहाँ घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा पहुँचते हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ अभी तक पहुँचे हैं और दिसंबर तक यहाँ यही आलम रहने वाला है। कौसानी की सुंदरता देखने के लिए विदेशी पर्यटकों का भी अंबार लगा है। जगदीश चंद्र पांडे, कौसानी, गुड न्यूज टुडे। क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हमारे देश का खान पान धरती पर सबसे बेस्ट है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका फायदा पृथ्वी को भी होता है, ऐसा दावा है स्विट्जरलैंड बेस्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF की लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का। भारत के खान पान की तारीफ में क्या कहती है रिपोर्ट देखिए। खाने पीने के मामले में हमारा कोई जवाब नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा खाना हमारे देश में ही मिलता है, ऐसा अब तक तो हम ही मानते थे, लेकिन अब तो दुनिया भी इसका लोहा मान रही है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हमारे देश का खान पान धरती पर सबसे बेस्ट है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका फायदा पृथ्वी को भी होता है, ऐसा दावा है स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का, जिसकी लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में सबसे अच्छा खान पान भारतीयों का है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में भी भारत के खान पान के तरीके की खूब तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी G20 देशों में भारत का खान पान सबसे बेहतर है। अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत के खाने के तरीके को अपना ले तो पर्यावरण को होने वाला नुकसान काफी कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के खान पान को सबसे खराब माना गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया का हर इंसान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के खान पान को अपना लेता है तो खाने से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 263% ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नहीं 7 धरती की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में भारत के मिलेट मिशन की जमकर तारीफ की गई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत की तरह खान पान करने लगे तो खाने की जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ 0.84 धरती में ही काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के खाने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम है, मिलेट सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ ही जलवायु के लिए भी काफी अच्छे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम सही तरीके से खाएं तो हमें खाना उगाने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होगी। इसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए भी हो सकता है। रिपोर्ट में प्रोटीन के दूसरे विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया है। दालें, पौष्टिक अनाज और प्लांट बेस्ड मीट के साथ पोषक तत्वों से भरपूर एल्गी पर जोर दिया गया है। जाहिर है कि आप खा पी क्या रहे हैं, उन्हें तैयार कैसे कर रहे हैं, खाना तैयार करने में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना होता है, इससे ये तय होता है कि धरती की सेहत के लिहाज से वो ठीक है या नहीं। तो अच्छा खाइए, अपनी और धरती की सेहत भी बनाए रखिए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।